कैसे आपने अपनी रचनाओं के भीतर पूरे भारतीय लोक साहित्य का एक संसार बसाया और उन कविताओं की जो ऊर्जा है वो ठेठ हिंदुस्तानी औरतों की जो ताकत है उससे आती है। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि योजनाबद्ध ढंग से ऐसा नहीं हुआ। मैं जब यहाँ एमए करने आई अपने मुजफ्फरपुर के शुरू के 20 साल बिताने के बाद, 20 साल मेरे जो शुरू के बीते हैं वो ऐसे परिवेश में बीते हैं जहाँ मुझे ये चेतना भी नहीं थी कि स्त्रियाँ जो हैं वो बहुविध शोषण का, उनकी देह जो है वो आधार पीठिका है। मेरे पिता ने, जो कि एक मतलब प्रेम करने वाले पिता थे, या मेरे परिवेश ने मुझे जैसे यह एहसास ही नहीं होने दिया कि स्त्रियों को 2ym दर्जे की नागरिकता प्राप्त है। वो जैसे पिताजी खुद मुझे दादी माँ कहते थे और मुझे सबसे गपशप करने का एक मतलब मुझे था, मतलब संसार मेरे सामने खुला हुआ था। सबसे पूरा मोहल्ला ही एक संयुक्त परिवार था। जिस मल्टीपल मदरिंग की बात मैंने तुमसे पहले भी की है, वो हमारे कब लगता ही नहीं था कि माँ मेरी थी, लेकिन पूरा आंचल, जैसे जैसे मैं पढ़ने आई तो पूरा मोहल्ला ही पहुँचाने आया। वैशाली एक्सप्रेस पकड़ के हम आते थे यहाँ, तो पूरा मोहल्ला रो रहा था। इतना अंतरंग एक समाज होता है। मुझे लगता है कि पंत जब कहते थे भारत माता ग्राम वासिनी, वो पहले की बात थी। अब कस्बे ही भारत का हृदय है। शहर और गांव के बीच की जो एक स्थिति होती है, जैसे मध्य वर्ग एक तरह का हाइफन है ना, 2 ध्रुवों को जोड़ता है, उसी तरह से कस्बे एक तरह का हाइफन है, नगरों और ग्रामीण संवेदनाओं को जोड़ते हैं। तो मैं उस लोकेल में पैदा हुई जहाँ मुझ में परायेपन का एहसास नहीं था, और जिसे हम पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग कहते हैं, मुझे उसका भी एहसास नहीं था। तुम्हें भी मालूम होगा, मध्यवर्गीय स्त्रियों को पालते ऐसे हैं खासकर कस्बों में कि जैसे योगक्षेम वहाँ में हम, जैसे LIC का लोगो होता है ना, दोनों तरफ से हाथ लगा के दिए को बचाए जा रहे हैं, हवा ही नहीं लगने दी संसार की। तो समझ में नहीं आया। विश्व साहित्य पापा पढ़ के सुनाते थे, माँ भी, किताबों ही किताबें थीं, और जो लोग मिलने आते थे उनके जीवन में क्या दुख है, उनके दुख की जड़ी कहाँ है। ये MA के बाद जब मैं हॉस्टल में यहाँ आई ना, तो मुझे हर कमरे में एक कहानी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल था, तो हर कमरे में एक कहानी थी, एक अलग तरह की कविता। मुझे शौक तो बहुत लगा, बहुत तरह के धक्के लगे, लेकिन ग्रोइंग अप पेन भी होता है। तब मैंने रिसर्च शुरू की, और उसके बाद मुझे थियोरेटिकल फ्रेमिंग अपनी अनुभूतियों की समझ में आई। शुरू में मुझे अनुभूतियाँ ही अनुभूतियाँ थीं और अंतरंगता का विस्तार था। मुझे ये तो पता था कि अहंकार की पोरस बाउंड्री हो, उसको तोड़ना है, इतने संस्कार तो थे, लेकिन इसका पॉलिटिकल फ्रेमिंग क्या होता है, ये मैंने जब सिल्विया प्लाथ वगैरह पर काम करना शुरू किया, तब मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, ये विश्व की समस्या है, और स्त्रियां जो हैं वो उनका शरीर जो है बहुत तरह के शोषण का शिकार है, और बहनापे जैसा कोई जज्बा विकसित किए बिना हम एक नए तरह का संसार विकसित नहीं कर सकते। जो साहित्यकार होते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारी प्रेरणा है, या इनसे हमने कविता कला के बहुत से गुण सीखे। तो आपकी ऐसी कोई प्रेरणा थी? वो तो पिताजी मेरे स्वयं कवि थे, और श्यामनंदन किशोर, और रात को वो मुझे रोज़, हम दोनों भाई बहनों को वो रोज़ विश्व से अच्छी कविताएं, अपनी कविताएं गाते हुए सुनाते थे, विश्व से अच्छी कविताएं सुनाते थे। अनुवाद करने को वो एक पत्रिका थी, तो उसमें अनाख मतोबा का सबसे पहले अनुवाद उन्होंने कराया था। यहाँ उनके एक मित्र थे केदारनाथ सिंह जी, उनका भी हमारे घर आना जाना था, तो बचपन से हमने उनको भी देखा सुना था।
तो इन दोनों की कविताओं का प्रभाव हम पर स्वाभाविक है, बचपन से पड़ा। और इन लोगों ने विश्व कविता के सामने से मेरा परिचय कराया, भारतीय कविता से अनुवाद के माध्यम से। वो छोटे थे हम लोग, तब से वो देते रहे थे। भाषा एक रणभूमि भी है और एक लीला भूमि भी है। कविता में सच जो है वो तितली के पंखों की तरह हल्के हल्के उड़ता है, वो अंगद पाँवों से थप थप करके नहीं चलता। तो इसलिए बड़ी सी बड़ी बात कहनी है तो एकदम सहज भाव से कहनी होती है, घरेलू बिंबों के माध्यम से। ये मैंने एक माँ के रूप में भी जाना, जैसे बच्चों को, और एक टीचर के रूप में भी जाना। ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही बन गया। पिताजी भी ऐसे ही समझाते थे, तो वो और मुझे भी ऐसा ही समझाना आया कि बड़ी बात अगर बहुत भारी करके उसको समझाएंगे, बड़ा मुँह लटक सिंह बन के समझाएंगे तो बच्चे ग्रहण नहीं करेंगे। उन्हें तो इस तरह से उनके भीतर उसको जानने, जैसे तितलियाँ उड़ती हैं वैसे सत्य उनके भीतर के आकाश में प्रवेश करे। ये तो हर माँ के पास ये ट्रेनिंग होती है, मुझे लगता है। एक बार ना 1 महीने के लिए मुझे न्यूमोनिया हो गया था, तो मुझे एकदम घर में बंद रखा था माता पिता ने। तो उसके बाद एक दिन आंधी आई। मुझे आंधी बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि सारे बंधन टूट रहे हैं और पूरी प्रकृति जाग रही है। तो मुझे जब आंधी आई और मुझे दिखाई पड़ा कि सुनाई पड़ी आंधी कि सर पटक रही है मेरी खिड़की पे, तो मैं एकदम से उठ के एक बार बोली, पापा अब तो मुझे आंधी दिखा दीजिए, आप मुझे आंधी देखनी है। मेरी माँ मना करती रह गई, लेकिन पापा मेरी जिद के आके अपने ओवरकोट में मुझे ऐसे छुपा के आंधी दिखाने ले गए। और इतने दिन की कन्फाइनमेंट के बाद मैंने पहली दफ़ा पूरा उद्दाम रूप में प्रकृति देखी, तो मेरे भीतर वो आंधी अभी भी मेरे भीतर लगता है कि वो ठहर गई है। कभी भी मैं दुखी होती हूँ तो मुझे उसी आंधी में उड़ता हुआ पत्ता, उड़ती हुई फटी हुई चिट्ठियाँ एक बड़े रूपक की तरह मेरे भीतर ठहर गई हैं। जब मैंने उपन्यास लिखा था ना तिनका तिनके पास, उसमें भी कबीर दास का एक बिंब है। उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। ये कितना अच्छा कि प्रेम का बगुला उठता है और तिनका 2 तिनके साथ साथ उड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए आकाश में वो सटके रहते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही देखोगी नदी में जब 2 द्वीप प्रवाहित होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। प्रेम का ये बहुत बड़ा रूपक था और मुझे आंधी और प्रेम दोनों एकदम से बहुत ही क्रांति की तरह लगते हैं मुझे बहुत। और हम लोग जिस बचपन में बड़े हुए थे, रूसी लोक कथाएं पढ़ते हुए, और पीपीएच की किताबें उस समय मोबाइल वैन्स में आती थी, मतलब सारा रूसी साहित्य अनुवाद में आता था, तो रूस के लिए भी एक मन में बहुत ही बड़ी सी इमेज थी। तो मुझे उस समय लगता था कि कुछ होने वाला है, तो आंधी मुझे बहुत सारी उम्मीदें जगाती। वो दृश्य मेरे भीतर एक एपिफनी की तरह रह गया है। आपने स्त्री भाषा के लिए विट और ह्यूमर की बहुत बात की है, तो उस पर मतलब ये सारे जो अनुभव हैं ये कविता की भाषा में जब उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? पता नहीं कैसे उतरते हैं। आदमी, मैंने कहा मैं शून्य ही हो जाती हूँ, और जिसको मतलब वो जो मेरी जो छायाएं मैंने छाया चित्र मेरे भीतर छायाएं उड़ती रहती हैं और कुछ अनुभूजें बोलती रहती हैं। अब वो दोनों आपस में कैसे गूंथ जाती हैं, मिल क्या कैसे उतर आती हैं साथ में। इसका पहला ड्राफ्ट जो होता है वो अवचेतन के धरातल पर बनता है, तो मैं उसके बारे में कुछ ख़ास नहीं कह सकती। बाद में जब उसको उपलब्ध कराना होता है, तो जैसे तुम रोटी बनाती हो तो थोड़ी देर के लिए आटा गूंथ के छोड़ देती हो ना, तब रोटी मुलायम बनती। तो पहला ड्राफ्ट जो अवचेतन के धरातल पर बना, या मैंने यूँ ही कभी माध्यम बन के वो लिखा, वो मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैंने तो ये किया नहीं है, कहाँ से आया। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे
लगता है कि हाँ इस पे काम, जैसे चना बांध के छोड़ देते तो अंकुर आ जाता है, तो उसी तरह से वो कविताओं में फिर बिंब जो होते हैं, वो जो उतरे हुए बिंब होते हैं, वो मैं धीरे धीरे उसको एडिट करती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं पनडुब्बी की तरह प्रवेश कर जाऊं हर व्यक्ति जो सामने बैठा उसके भीतर के समुंदर में। एक खरहा होता था ना, जब विश्व युद्ध में खरहों को पनडुब्बी के भीतर भेजते थे और उनके कान राडार का काम करते थे। मेरा मन करता था कि मैं वो खरहा बन जाऊं और जो भी सामने मेरे बैठा है उसके भीतर जो समुंदर है उसके भीतर मैं चली जाऊं और उसके भीतर राडार की तरह मैं सारी आर्टें चुनूं सुनूं। तो इससे मुझे गप करना अच्छा लगता है और मुझे औपचारिक बातें करना आता नहीं है, तो मैं इससे भी बात करती हूँ अंतरंग ही, उसकी स्मृतियों में उतर कर। मुझे ये सचमुच मेरे जीवन का क्वेस्ट है कि उसके भीतर के पहाड़, उसके भीतर की गुफाएं, उसके भीतर की समुंदर के जो अंदर का जगत है वो मैं समझूं। मैं उसके बहाने मैं जीवन के सूत्र समझना चाहती हूँ। जब छोटा शहर छोड़कर हम बड़े शहर में आते हैं तो कैसा लगता है। विलगाव बोध का एक अलग तरह का वो है। तुमने कहा तो मैं ले आई हूँ वो कविता। शुरुआती है, मेरे एमए के दिनों की है। मेरा भाई मुझे समझा कर कहता था, जानती है पूनम, तारे हैं चुटपुटिया बटन रात के अंगरखे में टके हुए। मेरी तरफ प्रेस बटन को चुटपुटिया बटन कहा जाता था, क्योंकि चुट से केवल एक बार पुट बजकर एक दूसरे में समा जाते थे। वे तभी तक होते थे काम के जब तक उनका साथी चारों खूंटों से बराबर उनके बिल्कुल सामने रहे टका हुआ। ऊंच नीच के दर्शन में उनका कोई विश्वास नहीं था। बराबरी के वे कायल थे, फंसते थे न फंसाते थे, चुपचाप सट जाते थे। मेरी तरफ प्रेस बटन को चुटपुटिया बटन कहा जाता था, लेकिन मेरी तरफ के लोग खुद भी थे चुटपुटिया बटन की तरह चुट से पुट बजकर सट जाने वाले। इस शहर में लेकिन चुटपुटिया नजर ही नहीं आते। सतपुतिया झिगुनी की तरह यहाँ एक सिरे से गायब हैं चुटपुटिया जन और बटन। ब्लाउज में भी दर्जी देता है टाँक यहाँ हुक ही हुक। हर हुक के आगे विराजमान होता है फंदा। फंदे में फंसे हुए आपस में कितना सटेंगे, कितना भी कीजिए जतन, चुट से पुट नहीं ही बजेंगे।